जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और आज की इस वीडियो में हम 5 मार्च 2021 को आरआरबी एनटीपीसी का जो पहले शिफ्ट का एग्जाम हुआ है उसमें पूछे गए जीके और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वह पूरी डिटेल के साथ में टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी या फिर kvguruji.in के ऊपर मिल जाएगी, तो वहां से आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। और जिन भी लोगों ने फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम दिया था वह लोग नीचे कमेंट में यह भी बताएंगे कि इनमें से कौन से प्रश्न एग्जैक्ट पूछे गए थे। इसके अलावा जो बचे हुए प्रश्न हैं उनके बारे में भी नीचे कमेंट में बताइएगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कुल कितनी अनुसूची हैं। तो अगर हम लोग इस अधिनियम की बात करते हैं तो इसमें आपको 6 अनुसूचियां मिलेंगी। तो ये जो प्रश्न है ऑलरेडी आपके एनटीपीसी में पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखिएगा इसमें 6 अनुसूची शामिल है। अब अधिनियम की बात हुई है तो कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम के बारे में आपको याद रखना है, जैसे कि जल प्रदूषण नियंत्रण व रोकथाम अधिनियम 1974 में आया, वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया, वायु प्रदूषण नियंत्रण व रोकथाम अधिनियम 1981 में आया। इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था। तो इन सभी के बारे में आपको याद रखना है। फिर प्रश्न पूछा गया था कि मनरेगा के अंतर्गत कितने दिन रोजगार की गारंटी दी जाती है। तो यह लगभग 7वीं या 8वीं बार है जब मनरेगा से कोई प्रश्न पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा इसके अंतर्गत 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाती है। और मनरेगा का पूरा नाम है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन अगर हम लोग पैन इंडिया की बात करते हैं तो 1 अप्रैल 2008 से इसकी शुरुआत हुई थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसके बारे में सबसे पहली बार जो हमारे देश के 9वें पीएम थे नरसिम्हा राव जी, उनके द्वारा प्रस्तावित किया गया था 1991 में। तो ध्यान रखेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिन के काम की गारंटी इसके अंतर्गत मिलती है। वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले जो लोग यहाँ पर CBT2 या फिर आने वाले समय में ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो उनके लिए अनअकैडमी कई सारे फ्री टेस्ट यहाँ पर लेकर के आया है। तो ये जो आपके टेस्ट होंगे वह पूरे मार्च महीने में चलेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं अल्टीमेट स्टैटिक जीके T20 सीरीज है, इसमें आपको टोटल 14 टेस्ट मिलेंगे। और अगर आप इनमें से किसी भी टेस्ट में एनरोल करना चाहते हैं तो नीचे आपको लिंक दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक करने के बाद में वहां पर जब आपसे इनविटेशन कोड पूछा जाएगा तो कोड में आप एंटर करिएगा KV10 और उसके बाद में आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। और आगे यहाँ पर जो शिप्रा चौहान मैम है, इनके बारे में आप सभी को पता होगा, तो इनके द्वारा भी जीके स्कोर बूस्टर सीरीज यहाँ पर चलाया जा रहा है। ये भी आपका 1 मार्च से 29 मार्च तक चलेगा। इसमें कुल 5 टेस्ट होंगे। तो इन सभी टेस्ट की जो लिंक है वह आपको नीचे मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। और अगर आप CBT2 एग्जाम की सिस्टमैटिक वे में तैयारी करना चाहते हैं या फिर आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के साथ साथ रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो मात्र 153 रुपये पर मंथ में आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन यहाँ पर खरीद सकते हैं। और अगर आप इसमें भी KV10 कोड यूज करेंगे तो आपको तुरंत 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो सभी की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उस पर क्लिक करके आप कोई भी कोर्स परचेज कर सकते हैं या फिर आप टेस्ट में एनरोल कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा जो टेस्ट है वह पूरी तरीके से फ्री है, यानी कि उसके लिए आपको कुछ पे करने की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि अलाउद्दीन खिलजी के समय इनमें से किस पर कर नहीं लगाया गया था। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पर कुछ इस प्रकार था कि पशु था, उद्योग था, घर था। तो एग्जैक्ट मुझे यहाँ पर इसका उत्तर नहीं मिला है। अगर आप में से किसी को पता है तो वह नीचे कमेंट में बता सकते हैं। बाकी अगर हम लोग अलाउद्दीन खिलजी की बात करते हैं तो 1296 से लेकर के 1316 तक दिल्ली सल्तनत के ये सुल्तान रहे हैं। इनके द्वारा जो प्रमुख कर लगाए गए थे इनमें से तो एक था गैर मुस्लिमों के ऊपर, जिसे हम लोग जजिया के नाम से जानते हैं। मुस्लिमों के ऊपर जकात नाम का इन्होंने कर लगाया था। और जो भी आपके कृषि उत्पाद होते थे उनके ऊपर खराज नाम का कर भी लगाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो कौन सा ऑप्शन और था और इसका सही उत्तर क्या होगा वह आप नीचे कमेंट में बताइएगा। फिर एक आसान सा प्रश्न था कि जो मुंडको उपनिषद है वह किस वेद से लिया गया है। तो ये लिया गया है अथर्ववेद से। किससे? अथर्ववेद से लिया गया है मुंडको उपनिषद। और आपको ध्यान रखना है कि वेदों की ओर लौटो जो नारा है ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया है और ये आपके ऑलरेडी एनटीपीसी में पूछा जा चुका है। इसके बाद में कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि जो सत्यमेव जयते है वह किस उपनिषद से लिया गया है। तो ध्यान रखिएगा ये आपके मुंडको उपनिषद से लिया गया है। गायत्री मंत्र के बारे में पूछा जाता है कि यह किस वेद से लिया गया है। तो ये लिया गया है ऋग्वेद से। तो इन सभी के बारे में आपको याद रखना है।
अगला प्रश्न पूछा गया कि जब विदेश से कोई कंपनी हमारे देश में निवेश करती है तो उसको यहाँ पर क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग कहते हैं एफडीआई, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के नाम से इसे जाना जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब बाहर की कोई कंपनी या व्यक्ति यहाँ पर निवेश करता है किसी में भी उसके हिस्सेदारी प्राप्त करने के लिए, तो इसे हम लोग कहते हैं एफडीआई। और इससे पहले एनटीपीसी में यह भी पूछा जा चुका है कि सबसे ज़्यादा एफडीआई हमें किस देश से मिलता है? तो ध्यान रखिएगा, पिछले साल की जो रिपोर्ट थी यानी कि अप्रैल 2020 से सितंबर 2020 के लिए, इसमें सबसे ज़्यादा एफडीआई हमें मिला था सिंगापुर से। अमेरिका ने यहाँ पे मॉरिशस को छोड़ दिया था, यानी कि अमेरिका आ गया था दूसरे स्थान पे और मॉरिशस यहाँ पर रहा था तीसरे स्थान पे। एक प्रश्न पूछा गया था कि इनमें से कौन सी योजना है जो कि रोजगार से रिलेटेड नहीं है? तो कई सारे ऑप्शन उसमें दिए गए थे, जिनमें से एक था पीएम जनधन योजना। तो ध्यान रखिएगा, ये जो हमारी योजना है वह वित्तीय समावेशन से रिलेटेड है, यानी कि फाइनेंशियल इंक्लूजन से रिलेटेड है। यह आपके रोजगार से संबंधित नहीं है। अगर हम लोग अपने देश में रोजगार से संबंधित योजनाओं की बात करें तो इनमें आपका प्रमुख मनरेगा हो गया, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम हो गया, जवाहर रोजगार योजना हो गया, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है, पीएम कौशल विकास योजना है। तो ये सारे हमारे रोजगार से संबंधित योजनाएं हैं। एक प्रश्न पूछा गया था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया था? तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है, ये नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक जी ने। किसने? तिलक जी के द्वारा ये नारा दिया गया था। फिर एक प्रश्न पूछा गया था कि पीएम आयुष्मान भारत योजना किससे संबंधित है? यहाँ पर किस फील्ड से संबंधित है ये आपको बताना था। तो ये भी आपका बहुत ही आसान सा प्रश्न था और ये हमारा हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य से संबंधित है। अब पीएम आयुष्मान भारत योजना के बारे में बात करें तो ध्यान रखिएगा, इसे हम लोग प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से भी जानते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा 23 सितंबर 2018 को झारखंड का जो रांची है वहां से इसकी शुरुआत की गई थी। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। क्या इसमें प्रोविजन रखा गया है? तो हमारे देश में कुल मिलाकर के 10 करोड़ परिवारों को इसके अंतर्गत कवर किया जाएगा, यानी कि अगर उन परिवारों में किसी भी व्यक्ति का सेकेंडरी या टर्सरी प्रकार की बीमारियों का इलाज होता है तो यहाँ पर 5,000 रुपये तक का जो खर्च है वह सरकार के द्वारा 1 साल में दिया जाएगा। तो ये आपका है आयुष्मान भारत योजना। अगला प्रश्न पूछा था कि भारत में कौन सा समय स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है, यानी कि गोल्डन इरा के नाम से जाना जाता है। तो इससे पहले पूछा गया था कि किस समय काल को जाना जाता है, यानी कि कौन सा किसका समय था जिसे जाना जाता है, तो वो आपका होता है गुप्त काल। लेकिन अगर हम लोग पार्टिकुलर टाइम पीरियड की बात करते हैं तो ये है 319 से लेकर के 467 सीई। कितना है? 319 से लेकर के 467 सीई का जो काल है इसे हम लोग गुप्त काल के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे डेवलपमेंट होती हैं, चाहे साइंस की बात करें या एस्ट्रोनॉमी की बात करें, उन सभी क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट होता है, इसीलिए इसे हम लोग गोल्डन इरा के नाम से जानते हैं। संस्थापक कौन थे गुप्त काल के? तो इनका नाम था श्रीगुप्त। और अगर हम लोग आखिरी शासक की बात करते हैं तो विष्णुगुप्त इनका नाम था। अगला प्रश्न आसान सा था कि दिसंबर 2020 तक नौसेना के प्रमुख कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, हमारे नौसेना के प्रमुख हैं करमवीर सिंह जी। कौन है? करमवीर सिंह जी हमारे नौसेना के प्रमुख हैं। अच्छा, नौसेना के पहले प्रमुख कौन थे? तो इनका नाम था रामदास कटारी। तो ये हमारे पहले भारतीय प्रमुख थे। इसके अलावा वायुसेना प्रमुख की बात की जाए तो राकेश कुमार सिंह भदौरिया हमारे वायुसेना के प्रमुख हैं। इसी प्रकार से अगर हम लोग सेना प्रमुख की बात करते हैं तो मनोज मुकुंद नरवणे जी हमारे सेना के प्रमुख हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो वो हैं बिपिन रावत जी। अगर हम लोग तटरक्षक बल के प्रमुख की बात करते हैं तो वो हैं के नटराजन जी। तो इन सभी का नाम आपको याद रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि 2019 के चुनाव में भारत की सबसे कम उम्र की सांसद कौन बनी? तो यह प्रश्न ऑलरेडी 2 बार पहले भी पूछा जा चुका है, तीसरी बार यह प्रश्न पूछा गया है और इनका नाम है चंद्राणी मुर्मू। क्या नाम है? चंद्राणी मुर्मू, जो कि उड़ीसा के क्योंझर लोकसभा सीट से सांसद हैं। ये भारत के इतिहास में सबसे कम उम्र की सांसद बनी थी। तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है। किस पार्टी से हैं? तो बीजेडी यानी कि बीजू जनता दल से ये सांसद बनी थी। अगला प्रश्न पूछा गया था कि इनमें से कौन सा सुपर कंप्यूटर है या फिर इनमें से कौन सा सुपर कंप्यूटर नहीं है। तो कुछ इस प्रकार का प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था। तो मैं आपको सुपर कंप्यूटर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें बता देता हूँ। देखिए, इससे पहले भी सुपर कंप्यूटर कई सारे प्रश्न एनटीपीसी में पूछे गए हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर है ये है परम 8000। क्या नाम है? परम 8000 इसका नाम है।
अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो इसका नाम है CDC 6600। क्या नाम है? CDC 6600। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन है, तो ये आपका है फगाकू। क्या नाम है? फगाकू है, और ये है जापान देश का। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो ये है परम सिद्धि AI। क्या नाम है? परम सिद्धि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये हमारे देश का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। और इसी प्रकार से अगर आपसे पूछ लिया जाए, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि प्रत्यूष जो हमारे यहाँ का सुपर कंप्यूटर है वह कहाँ पर इंस्टॉल किया गया है, तो ध्यान रखिएगा ये दुनिया का 78वां सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी में इसे इंस्टॉल किया गया है। तो ये सारे पॉइंट आपको यहाँ पर सुपर कंप्यूटर के संबंध में याद रखने हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि 2019 में भारत के रक्षा मंत्री कौन थे, तो ये भी आसान सा प्रश्न है। 2019 में जब लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ, भारतीय जनता पार्टी को यहां पर जब विजय मिली थी, तो उसके बाद में राजनाथ सिंह, जो कि पहले हमारे गृह मंत्री हुआ करते थे, इनको बना दिया गया था रक्षा मंत्री। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि हमारे देश के पहले रक्षा मंत्री कौन थे, तो इनका नाम था बलदेव सिंह जी। इनका नाम आपको ध्यान रखना है। राजनाथ सिंह जी 29वें नंबर के हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं। इनसे पहले निर्मला सीतारमण जी, यानी कि जो वर्तमान में वित्त मंत्री हैं, वे हमारे यहाँ की रक्षा मंत्री रही थी। अगला प्रश्न पूछा गया कि इनमें से कौन सा जीवाणु जनित रोग है या इनमें से कौन सा बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, तो ये ऑलरेडी पूछा गया प्रश्न है। टाइफाइड, कॉलरा या हैजा हो गया, क्षय रोग हो गया, कुष्ठ रोग, टिटनेस, फूड पॉइजनिंग, निमोनिया, काली खांसी, डिप्थीरिया, प्लेग और एंथ्रेक्स, ये सारे जो हमारे रोग हैं ये बैक्टीरिया से होते हैं। तो बस इनके अलावा जो ऑप्शन में रहा होगा वह आपका करेक्ट था। अगला प्रश्न पूछा गया कि मीनाक्षी सुंदरेश्वर जो मंदिर है वह कहाँ पर स्थित है, तो ये आपको मिलेगा तमिलनाडु में। कहाँ पर? तमिलनाडु में एक जिला है जिसका नाम है मदुरई। मदुरई के पास में आपको मिलेगी वैगई नदी और उसी वैगई नदी के किनारे स्थित है मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर। मीनाक्षी का तात्पर्य यहाँ पर माता पार्वती जी से है और सुंदरेश्वर की बात करते हैं तो इसका तात्पर्य यहाँ पर भगवान शिव से है। तो ध्यान रखिएगा, भगवान शिव और माता पार्वती का ये मंदिर है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि जो हमारी आंख होती है और जो हमारी स्किन होती है, इसके लिए सबसे ज़्यादा लाभप्रद विटामिन कौन सा होता है, तो ऑप्शन कुछ इस प्रकार से दिए गए थे। विटामिन A, B, D और E। तो मेरे हिसाब से इसका उत्तर होगा ऑप्शन A, यानी कि विटामिन A हमारे आंख और त्वचा दोनों के लिए लाभदायक होता है। बाकी आपके हिसाब से इसका उत्तर क्या होना चाहिए वह आप नीचे कमेंट में बताइएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि मेघदूत नाम की जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है, तो ये लिखा गया है कालिदास जी के द्वारा। किसके द्वारा? कालिदास जी के द्वारा। और ये भी ऑलरेडी पूछा गया प्रश्न है। इसके अलावा काव्य मीमांसा पुस्तक की बात करें तो राजशेखर ने लिखा है। पंचतंत्र की बात करें तो विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पुस्तक है। बुद्ध चरितम की बात करें तो अश्व घोष के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। कादम्बरी और हर्षचरित की बात करें तो बाण भट्ट ने इसे लिखा है। पृथ्वीराज दासों की बात करें तो चंद्र बरदाई ने इसे लिखा है। कुमार संभोम की बात करते हैं तो कालिदास ने इसे लिखा है। तो ये सारी पुस्तकें भी आपको याद रखनी है। एक प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछा गया था कि वे व्यक्ति जो किसी राज्य क्षेत्र में नहीं आते और बाहर निवास करते हैं क्या कहलाते हैं। तो प्रश्न कैसा था, किस प्रकार से था, इसके कौन कौन से ऑप्शन थे, यह आप नीचे कमेंट में बताइएगा जिन लोगों ने यहां पर पहले शिफ्ट में एग्जाम दिया था। अगला प्रश्न यहां पर पूछा गया कि PROM का पूरा नाम क्या है, तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी इसका पूरा नाम है। तो ये भी ऑलरेडी पूछा गया प्रश्न है। रोम का भी फुल फॉर्म पूछा जाता है तो रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। इसी प्रकार से इपरोम भी पूछा जा चुका है तो इसका मतलब होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसी प्रकार से होता है EEPROM यानी कि इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इन सभी के बारे में आपको याद रखना है। फिर एक प्रश्न पूछा गया था कि जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है इसका मुख्य रूप से कार्य क्या है। तो ये जो हमारी एजेंसी है 1957 में इसे इस्टेब्लिश किया जाता है और इसका मुख्य रूप से उद्देश्य है कि जो भी न्यूक्लियर एनर्जी होती है उसका उपयोग सभी देश शांतिपूर्ण तरीके से करें, यानी कि शांतिपूर्ण तरीके से जो इसका प्रयोग है उसी को प्रमोट करने के लिए इसका गठन किया गया था 1957 में। ये आपको ध्यान रखना है। मुख्यालय कहाँ पर है, तो ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना और वहीं पर इसका मुख्यालय आपको मिलेगा। और जब भी वियना का नाम आए तो आपको ध्यान रखना है कि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं उनका भी मुख्यालय आपको मिलेगा वियना में। एक प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था कि किस देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। तो अगर हम लोग
ड्यूल सिटीजनशिप की बात करते हैं तो इसका प्रावधान कई देशों में आपको मिलेगा, लेकिन मुख्य रूप से ये मिलेगा अमेरिका में, यानी कि यूएसए की अगर आप लोग बात करें तो यहाँ पर आपको मिलते हैं 50 राज्य। तो यहाँ पर जो नागरिक होते हैं उनके पास एक तो केंद्र सरकार की नागरिकता होती है, यानी कि जो यूएस की सेंट्रल में गवर्नमेंट है उसकी नागरिकता होती है। इसके अलावा सभी राज्यों का अपना अलग अलग संविधान भी है, तो उसके अनुसार भी इनको नागरिकता मिली होती है। तो दोहरी नागरिकता यहाँ पर अमेरिका में है, इसके अलावा भी कई सारे देशों में है। तो ऑप्शन आपके क्या दिए गए थे उसके अनुसार आप इसे मार्क करेंगे। एक प्रश्न यहाँ पर लाल बाल पाल से संबंधित था, तो प्रश्न मुझे नहीं मिल पाया है, आप नीचे कमेंट में बताइएगा। एक प्रश्न पूछा गया था कि ईसीजी का पूरा नाम क्या है, तो ईसीजी जो कि हमारे मेडिकल से संबंधित एक टर्म है, इसका पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। तो जब कोई व्यक्ति आईसीयू में होता है तो वहां पर आपको ईसीजी मशीन देखने को मिलती है जो आपके दिल की धड़कन के बारे में बताती है। तो इस प्रकार से हमने पहले शिफ्ट में जो प्रश्न मुझे मिले थे उनके बारे में यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। पहले शिफ्ट के जो बचे हुए प्रश्न मुझे बाद में मिलेंगे उनको हम लोग शाम वाले शिफ्ट में डिस्कस कर लेंगे। बाकी इसकी जो पीडीएफ होगी वह आपको दोनों शिफ्ट के साथ में kvguruji.in या फिर टेलीग्राम चैनल KV गुरुजी के ऊपर मिल जाएगी, तो वहां से आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।